आज पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे भाग पांच में हम राष्ट्रपति कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं और मंत्री परिषद पढ़ चुके हैं। 3 टॉपिक हमारे भाग 5 में कवर हो चुके हैं। चौथा टॉपिक स्टार्ट होगा और इस टॉपिक का नाम क्या बेटा? संसद। सबसे पहली बात तो यह है कि संसद के अंग क्या हैं। तो हम कहेंगे कि संसद बराबर होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, है ना। भारत की सर्वोच्च विधायिका संसद को कहा जाता है। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधि बनाने वाली संस्था, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। और भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? संसद है। ठीक है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद का जो मूल कार्य क्या है? तो संसद का मूल कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद का मूल कार्य क्या है? कानून बनाना। ठीक है ना। भारत में ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ये कैसे जारी होती है, कहां से शुरू होती है? तो अधिनियम बना करके। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? अधिनियम बना करके। जो अधिनियम लाया जाता है वो अधिनियम सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि संसद के किसी सदन के द्वारा लाया जाता है। संसद के किसी सदन के द्वारा लाया जाता है। संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा है और दूसरा कानून बनाने की प्रक्रिया भारत में अधिनियम बना करके शुरू होती है। अधिनियम या तो लोकसभा लाती है या राज्यसभा लाती है, तथा जो अधिनियम लाया जाता है वो दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। अगर लोकसभा लेकर के आई है तो लोकसभा पारित करेगी, फिर राज्यसभा पारित करेगी। अगर राज्यसभा लेकर के आई है तो पहले राज्यसभा पारित करेगी, फिर जिस दिन इस प्रकार का अधिनियम राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसी दिन से वो अधिनियम क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संसद बराबर, संसद होता क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के हम संसद कहते हैं। संसद वैसे है क्या? तो भारत की सर्वोच्च विधायिका है। सर्वोच्च विधायिका का मतलब क्या है? कानून बनाने वाली सबसे ऊंची संस्था है। ठीक है ना। क्लियर है। तो हमें यहाँ पॉइंट संसद पढ़ने का मतलब है कि हमें पढ़ना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें से राष्ट्रपति हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे पास पढ़ने के लिए बचता क्या है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। भारत की एक संसद होगी ऐसा वर्णन अनुच्छेद 79 में है। भारत की एक संसद होगी ऐसा वर्णन कहां है? अनुच्छेद 79 में। भारत की एक राज्यसभा है अनुच्छेद 80 के तहत, और भारत की एक लोकसभा है अनुच्छेद 81 के तहत। भारत में एक संसद है 79, एक राज्यसभा है 80 और एक लोकसभा है 81। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये पॉइंट? तो संसद बराबर सीधा बता पाएंगे आप, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? अधिनियम लाकर। कैसे शुरू होती है? अधिनियम लाकर। और ये इस प्रकार के जो अधिनियम लाए जाते हैं वो किसके द्वारा लाए जाते हैं? संसद के किसी सदन द्वारा। और संसद के सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से कोई भी ला सकता है। क्लियर है। और जिस दिन इस अधिनियम को राष्ट्रपति पारित कर दे, सिग्नेचर कर दे, उसी दिन से वो क्या बन जाता है? कानून। क्लियर है? इतनी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इस पर? इतनी बात क्लियर है। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन पीछे कर भी चुके हैं। अनुच्छेद 368 है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उस पर डिटेल में पीछे डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक पढ़ना है संसद। संसद के बारे में वर्णन है कहां? अनुच्छेद 79 में। संसद जो शब्द है पार्लियामेंट, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। संसद में हमारे में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक। संसद का जो आकार है वो कैसा है? गोलाकार है। संसद का क्षेत्रफल कितना है? 6 एकड़ है। संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। और संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये सारी की सारी बातें ऑब्जेक्टिव हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है ना।
हमारी जो संसद बनी उसका वास्तुकार, वास्तुकार मतलब डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। राष्ट्रपति महल बताए थे ना इसी में, क्लियर है? चलिएगा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। वैसे जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी चोटी पर बना हुआ है? रायसीन की पहाड़ी पर। रायसीन की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक जाती है? तो गुजरात से लेकर के पूरी तरह फैली हुई है राजस्थान में। गुजरात में कुछ हिस्सा है जो आजकल टूट फूट चुका है पूरी तरह से, पूरी तरह फैली हुई है राजस्थान में, और राजस्थान से जाती है कहां तक? दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली में रायसीन की पहाड़ी तक। रायसीन की पहाड़ी पर ही हमारा क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति भवन या संसद भवन। पूरा वही है टोटल एरिया। ठीक है, चलिएगा, जो हमारा संसद भवन बना है, ये संसद भवन की जो इमारत है, क्या इस तरह की कोई इमारत भारत में पहले से बनी हुई थी? क्या किसी से इसकी डिजाइन को लिया गया है या चुराया गया है या कॉपी किया गया है? तो बिल्कुल इसके डिजाइनर जरूर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, लेकिन भारत में इस प्रकार की एक इमारत पहले ही बन चुकी थी, जो थी मुरैना में। कहां थी? एमपी में। वहां 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है, माता का मंदिर है। 64 योगिनी, 64 माताओं का, योगिनियों का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और उसी की डिजाइन के आधार पर संसद भवन की डिजाइन बनाई गई। ठीक है, संसद के अंग कितने होते हैं भैया? तो संसद के अंग हैं 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के अंग हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे बात करते हैं। आप ऐसे करके समझिए कि जो संसद का आकार है बेटा, वो कैसा बताया था मैंने भी? गोलाकार है। मान के चलिए कि ये पूरी संसद है, और ये संसद के हमने 3 भाग कर दिए हैं। संसद के हमने 3 भाग कर दिए हैं। संसद के बीचों बीच में जो है, इसको हम सेंट्रल हॉल कहते हैं। जो संसद के बीचों बीच में है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। हम कोई भी विदेशी राष्ट्रपति या कोई भी विदेशी प्रधानमंत्री जब भारत में आता है और उनका स्वागत करना होता है, हमें उनका स्वागत सत्कार करना होता है, तो उनका स्वागत सत्कार इसी सेंट्रल हॉल में किया जाता है। क्लियर है? एक बात क्लियर है? भारत के लिए जो संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस संविधान सभा की जो बैठकें हुआ करती थी, वो बैठकें भी इसी सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी। यानी कि संविधान कहां लिखा गया था? तो इसी सेंट्रल हॉल में लिखा गया। ठीक है, इस पूरे को अगर हम संसद मान लेते हैं और ये बीचों बीच में उसके में सेंट्रल हॉल है, तो एक साइड इसकी लोकसभा है और दूसरी साइड इसकी क्या है? राज्यसभा का बर्डन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का बर्डन अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, जो हमारी लोकसभा है, आपने कभी भी लोकसभा की डिबेटें देखी होंगी, तो लोकसभा में नीचे जो कारपेट बिछा रहता है, वो कारपेट हरे रंग का है। कैसे रंग का है? हरे रंग का है। ये हरे रंग का कारपेट लोकसभा में क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो भारत की कृषि प्रधानता को दर्शाने के लिए लोकसभा में हरे रंग का कारपेट बिछाया गया है। ठीक है, राज्यसभा में देखेंगे तो आप राज्यसभा में पाएंगे कि राज्यसभा में जो कारपेट है वो कैसे रंग का है? तो लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। लोकसभा में हरे रंग का, काय का प्रतीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी कृषि प्रधानता को प्रदर्शित करने के लिए लोकसभा में हरे रंग का कारपेट, राज्यसभा में लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है। और लाल रंग का कारपेट काय का प्रतीक है? तो भारत को आजाद कराने के लिए जो लोग शहीद हो गए, उनके बलिदान को याद करने के लिए, शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए यहां लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है। आप समझ रहे हैं? संसद भवन में जाने का मतलब होता है कि एक ऐसा पवित्र स्थान जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है।
दुनिया में इससे इससे ज्यादा आस्था हमारी न किसी मंदिर में हो सकती है, न किसी मस्जिद में, न किसी गुरुद्वारे में, न सिख ईसाई किसी की भी आस्था किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि सबको संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? इसी संसद के द्वारा। इसके जो मानक हैं वही मानक हमारे राष्ट्रीय मानक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं। यानी कि इसमें जानने वाला व्यक्ति आपको लग रहा है कि कितना स्वच्छ होना चाहिए, कितना शुद्ध होना चाहिए। ये स्वच्छ और शुद्ध आत्मा से होता है। व्यक्ति आत्मा से स्वच्छ होना चाहिए, आत्मा से शुद्ध होना चाहिए। लेकिन क्या भारत में वाकई में ऐसा है? तो भारत में वाकई में तो ऐसा नहीं है। और बड़ा दुख होता है जब किसी डिबेट को लेकर के वही राष्ट्रीय नेता, बकलोल नेता, जिनके मुंह नहीं फिरते हैं गोल्ड मोर खाने से, कुछ भी अंट संट बक रहे होते हैं और आपस में दे कुर्सी और दे कुर्सी हो रही होती है। ये धज्जियां उड़ाना कहते हैं इसको। देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही होती हैं। ये केवल देश के लोकतंत्र की धज्जियां नहीं है, ये हमारी आस्थाओं की धज्जियां उड़ रही होती हैं। जब हमारे द्वारा चुना हुआ कोई भी सांसद इस संसद में जाता है और अपने पक्ष को रखने की कोशिश करता है और उसके पक्ष को रखने के दौरान उसके माइक को म्यूट कर दिया जाता है, उसकी बातों को तर्कसंगत तरीके से नहीं सुना जाता है, इसका मतलब है कि हमने जो वोट दिया है सीधा सीधा उसका गला घोटने की बात हो रही है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, एकदम निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। इस देश का तभी कुछ हो सकता है। ये सारे पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी पॉइंट में? क्लियर है सारे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता हो या कोई संधि हो, कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता हो या कोई संधि हो, उस अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने का अधिकार भी किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? संसद के पास होता है। भारत की संप्रभुता, संप्रभुता किसके पास निहित है? यानी कि किस में निहित है? संसद में निहित है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो हम कहेंगे संसद में निहित है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? संसद के हमने कितने सदन बताए थे? हमने 2 सदन बताए थे। कौन कौन से? एक है राज्यसभा जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है, और दूसरा है लोकसभा जिसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद। कोई भी एक मेंबर, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, यानी कि कोई भी सांसद, एकमात्र सांसद, अकेला सांसद कभी भी दोनों सदनों में हिस्सेदारी नहीं ले सकता। यानी कि दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, एक आदमी दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता है। अब यहां पर हमने थोड़ी सी बातें कुछ की हैं, डिस्कशन किया है राज्यसभा और लोकसभा को लेकर के। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णन है और लोकसभा का वर्णन कहां है बेटा? अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा में हम बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बेटा? 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें भरी हुई हैं? 245। दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और वर्तमान में कितनी सीटें राज्यसभा की भरी हुई हैं? तो 245। लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है बेटा? 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है बेटा? तो 543 हैं। पहले 545 थी, इनमें 2 एंग्लो इंडियन थे। इन 2 एंग्लो इंडियन को काट करके अभी वर्तमान में कितनी सीटें रह गई हैं? 543। क्लियर है? कितनी सीटें रह गई हैं? 500। लोकसभा की सीटों की टोटल संख्या कितनी? 552। परमानेंटली 2 सीटें हटा दी हैं, परमानेंटली 2 सीटें हटा दी हैं, तो कितनी रह गई? 550। कितनी रह गई? 500। क्लियर है ना?
और वर्तमान में कितनी है 543। वर्तमान में 545 नहीं है, कितनी है 500। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली बात करते हैं, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, वहीं लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। दोनों में डिफरेंस समझते चलिएगा। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, और लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा प्रत्येक 5 साल बाद भंग की जाती है, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, क्लियर है। राज्यसभा भंग होने का विषय नहीं है, यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग होती है और प्रत्येक 5 साल बाद भंग होती है, और भंग कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। क्लियर है। अगली बात, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चा, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। तो ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, बल्कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल है। इसको हम सामान्य भाषा में राज्यसभा का कार्यकाल बोल देते हैं, क्योंकि राज्यसभा तो समाप्त होती ही नहीं, राज्यसभा तो समाप्त होती नहीं, तो उसका कार्यकाल समाप्त होने का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो भंग होने का विषय है ही नहीं। तो ये जो 6 वर्ष है, ये राज्यसभा का कार्यकाल ना होकर के हम क्या कहेंगे इसको, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। होता क्या है, ऐसे करके होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर 30 सीटों का चुनाव होना है, कितनी सीटों का चुनाव होना है, अब ये 30 सीटें भरी हुई हैं। कितनी सीटें भरी हुई हैं, 30 सीटों को हम क्या करेंगे बच्चा, 1/3, 1/3 और 1/3 में तोड़ देंगे। 3 जगह, 3 जगह तोड़ देंगे, तो यानी कि एक जगह 10, दूसरी जगह भी 10 और तीसरी जगह भी कितनी आई। अगले 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद क्या होगा, ये 10 चले जाएंगे और अगले नए 10 आ जाएंगे। अगले 2 साल बाद ये 10 चले जाएंगे, फिर 10 नए आ जाएंगे। अगले 2 साल बाद ये 10 चले जाएंगे, फिर नए 10 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 2 और 2 4 और 2, यानी कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वासित कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो फिर बात करेंगे भैया पहली बार कैसे वोटिंग की गई थी। फिर तो इस हिसाब से तो हम 2 वर्ष में 1/3 लेते हैं, तो इस हिसाब से तो पूरी सीटें भरी नहीं गई होंगी। तो फिर पहली बार कैसे सीटें भरी गई थी, तो पहली बार जो सीटें भरी गई थी वो ऐसे करके भरा गया था कि एकदम से पूरी सीटें भर ली थी। अब अगले 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को हटाना है, तो अभी तो सबके सब एक साथ भरे गए, तो सबका कार्यकाल कितना था, 2 ही वर्ष था। तो फिर कैसे किसी को हटाएं, तो ऐसा 2 बार, लगातार 2 बार ऐसा लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कर किया गया था। सभी के नाम की पर्चियां डाल दी गई थी, और जिसकी पर्ची उसी के नाम की आ गई उसी को हटा दिया जाता था। तो ऐसा पहली बार के राज्यसभा और दूसरी बार के राज्यसभा के चुनाव में जिन लोगों को राज्यसभा से निकाला गया था, वहां कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया था बच्चा, लॉटरी सिस्टम। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया था, क्लियर है। वहीं हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां तक एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी, 250। कितनी, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, कितने हैं, 200। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, निकाल करके नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में कहां है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, लेकिन वैलिड सदस्यों की संख्या इस समय 550 है, क्योंकि 2 सदस्य परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। एंग्लो इंडियन का चुनाव अब कभी भी नहीं होगा। क्लियर है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। लोकसभा एक अस्थाई सदन है जिसे भंग किया जाता है, जिसे भंग किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है बेटा, 5 वर्ष का है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उच्च सदन कौन सा है? निम्न सदन कौन सा है? उच्च सदन, निम्न सदन, शिक्षित जनता का सदन, शिक्षित जनता का सदन राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा। अब यहां बात समझिएगा, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, लेकिन प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन, दोनों बातें क्लियर हैं। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, लेकिन प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। शिक्षित लोगों का सदन, शिक्षित लोगों का सदन और जनता का सदन, क्लियर है। अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाने वाला सदन राज्यसभा, और प्रत्यक्ष चुनाव जिसके लिए होता है सॉरी, उसे क्या कहते हैं हम? क्लियर है। लोकसभा को बूढ़े सदस्यों का सदन कहते हैं, इसके बारे में हमने कल भी बताया था, बुजुर्गों का सदन, क्योंकि इसमें न्यूनतम आयु कितनी है? 3 वर्ष, 30 वर्ष। और लोकसभा को युवा सदन कहते हैं या मंत्रियों का सदन कहते हैं, इसमें न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव में जो वोटिंग होती है वो अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है, लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग होती है वो कैसी है? प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर दें। उच्च सदन किसको कहते हैं? उच्च सदन किसको कहते हैं? निम्न सदन किसको कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। प्रत्यक्ष सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। प्रथम सदन किसको कहते हैं? द्वितीय सदन, शिक्षितों का सदन, शिक्षितों का सदन और जनता का सदन। क्लियर है सारे पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में जो व्यक्ति चुन करके आते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। काय के होते हैं? और विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बोला जाता है। यानी कि जो राज्यसभा में चुन करके आए हैं वो किन में से चुन करके आते हैं? एमएलए में से। लेकिन लोकसभा में डायरेक्टली एमपी चुन करके आते हैं। बोला जाता राज्यसभा में भी इनको एमपी है, लेकिन चुन करके आते हैं एमएलए में से, ठीक है। और यहां डायरेक्टली एमपी चुन करके आते हैं। जो भारत में राज्यसभा है, जो भारत में राज्यसभा है या राज्यसभा का कार्य है, वही कार्य यूके समझते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में, वही कार्य इंग्लैंड में जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। जो कार्य भारत में राज्यसभा करती है वही कार्य इंग्लैंड में कौन करता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स करता है। तथा अमेरिका में वही कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीनेट हाउस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीनेट हाउस के द्वारा। क्लियर है? जबकि भारत में जो काम लोकसभा करती है वही काम इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा किया जाता है, जबकि अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? दोनों में मूल अंतर समझ गया? मूलभूत अंतर क्या है दोनों में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बात करते हैं। राज्यसभा का बर्डन अनुच्छेद 80, लोकसभा का बर्डन अनुच्छेद 81। राज्यसभा का सबसे बड़ा अधिकारी सभापति। पदेन सभापति कौन होता है? पढ़ा दिए हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? राज्यसभा का दूसरा अधिकारी उपसभापति, राज्यसभा का तीसरा मुख्य अधिकारी महासचिव होता है। कौन होता है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये बर्डन कहां है? अनुच्छेद 80 के क में। क्लियर है क्वेश्चन? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करेगा, ऐसा वर्णन कहां है? अनुच्छेद 80 का, यानी कि अनुच्छेद 80 के ए में है। ठीक है, ये 12 सदस्य कौन होंगे? तो ये 12 सदस्य वही होंगे जो राष्ट्रपति की नजर में विज्ञान या कला या साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखते होंगे। विज्ञान या कला या साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते होंगे। आपको पता है पहली अभिनेत्री जिनको इन 12 सदस्यों में नामांकित किया गया था कौन थी? नरगिस। बाद में जाकर के बन गई नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी। तो कौन से क्षेत्र से आई वो? समझ गए ना? कई बार इनसे हटकर के भी, इस लीग से हटकर के भी लोगों को चुन लिया जाता है। जैसे मनोनीत सदस्यों में नाम आया था एक बार सचिन तेंदुलकर। तो वो क्या है? इस कंसेप्ट को ब्रॉड करके लिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो राज्यसभा का बर्डन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के अधिकारियों की बात करेंगे। सबसे बड़ा अधिकारी सभापति होता है, जो भारत राज्यसभा का पदेन सभापति किसको कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं। यानी कि इसका अलग से चुनाव कराने की जरूरत नहीं होती है। जो भी उस समय उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक सभापति होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा करती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत दोनों में से कोई भी सदन कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के को कौन करती है? राज्यसभा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वहीं हम लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णन है। लोकसभा का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है इसको अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं। इसका चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही इसका चुनाव होता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का दूसरा जो अधिकारी होता है इसको उपाध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा का तीसरा जो अधिकारी होता है उसको, आप ध्यान रखिएगा, महासचिव राज्यसभा में भी होता है और महासचिव लोकसभा में भी होता है, लेकिन राज्यसभा का महासचिव अलग होता है और लोकसभा का महासचिव अधिक अलग होता है। राज्यसभा में भी तीसरे नंबर के अधिकारी को महासचिव कहते हैं और लोकसभा में भी तीसरे नंबर के अधिकारी को। क्लियर है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। बर्डन 80 के क में मनोनयन राष्ट्रपति करता था। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2। कितनी? इनका मनोनयन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। इसका बर्डन अनुच्छेद 371 में है। ये लोग एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, वर्तमान में इनको समाप्त कर दिया गया है। इनको समाप्त कर देने का मतलब है अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि वर्तमान में लोकसभा में कोई भी मनोनयन नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है। क्लियर? अगर ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वर्तमान में समाप्त हो गया है, आपके दिमाग में रहेगा ना 331। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो हमें पढ़ना है यहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों। किस किस को पढ़ना है? लोकसभा को भी पढ़ना है और राज्यसभा को भी पढ़ना है। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में वर्णन देख लेते हैं। अनुच्छेद 81 में वर्णन है, बहुत देर से कहते आ रहे हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, जिसमें से निर्वाचन होता है 550 के लिए।
2 के लिए होता था मनोनयन, और ये मनोनयन क्या हो गया है, समाप्त। क्वेश्चन यही पूछ लेता है, भारत में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता था, वो कब समाप्त हो गया है? तो वो समाप्त हो गया है भैया 25 जनवरी 2020 को। कब समाप्त हुआ है? 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? क्लियर है ना? तो अब हम इन 2 की तो बात करेंगे नहीं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 थी, लेकिन 2 तो हो गए नष्ट। निर्वाचन होता है कितने के लिए? 550 का विवरण ऐसे करके है कि राज्यों को 530 सीटें दी जाएंगी, कितनी? तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 20 सीटें दी जाएंगी। वर्तमान की पोजीशन की बात करेंगे तो वर्तमान की पोजीशन में भैया ये है कि ये मनोनयन तो रद्द हो ही गया। वर्तमान में निर्वाचित सीटों की संख्या है 543। कितनी है? अभी कुछ दिन पहले 2020 से पहले ये 545 थी, लेकिन 25 जनवरी 2020 से ये 543 हो गई, क्योंकि 2 सीटें कौन सी हट गई? एंग्लो इंडियन वाली। क्लियर है? 543 में अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों से सीटें भरी जाती हैं 524। कितनी राज्यों से सीट भरी कितनी जानी चाहिए? यानी कि कै सीट राज्य की शेष बची हुई हैं? क्लियर है? राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास हैं। कितनी सीटें हैं? इसीलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री का पद यूपी से होकर के गुजरता है। यूपी में जिसकी पहुंच स्ट्रांग है वही भारत का प्रधानमंत्री है। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 19 भरी कितनी जानी थी? यानी कि खाली कितनी है अभी? 1। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की दिल्ली के पास है। कितनी? कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास 7 सीटें नहीं, कई सारे राज्य, लेकिन दिल्ली के पास 7 सीटें। दूसरे नंबर पर इसमें आता है जम्मू कश्मीर। कितनी सीटें हैं? तीसरे नंबर पर इसमें आता है दादरा, ये एक दमन एवं दीव, इसको 1 सीट थी, और दादरा एवं नगर हवेली, इसको भी 1 सीट थी। क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया है, तो दोनों की 1 और 1 सीट मिलाकर के कितनी सीटें हो गई? ठीक है? टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी हैं? तो हम कहेंगे 8। कितने? 8 नंबर 1 चले गो दिल्ली तो बचे के 7, 1 चले गो जम्मू कश्मीर बचे के 6, 1 चले गो दामन दीव एवं दादरा नगर हवेली तो बचे के 5। उन पांचों को 1-1 सीट, उन पांचों को 1-1 सीट। ठीक है? ऐसे करके बंटवारा है लोकसभा की सीटों का। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 82 जिसमें वर्णन मिलता है परिसीमन आयोग का। काय का वर्णन मिलता है? भारत में सबसे पहला परिसीमन आयोग 1952 में आया था। क्लियर है? अनुच्छेद 82 में वर्णन काय का है? परिसीमन आयोग का है। काय का है? भारत में सबसे पहला परिसीमन आयोग कब आया था? 1952 में। पहले आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि परिसीमन आयोग होता क्या है। तो परिसीमन आयोग लोकसभा में कितनी सीटें रहेंगी
कौन से राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, कितनी सीटों पर चुनाव होगा, इसकी गणना करने के लिए परिसीमन आयोग लाया जाता है। भारत में सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था, इसीलिए सबसे पहला परिसीमन आयोग भी 1952 में ही लाया गया था। ठीक है, भारत का सबसे पहला परिसीमन आयोग कब आया गया था? 1952। क्लियर है, समझ गए ना? परिसीमन आयोग का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 82 में है। भारत का सबसे पहला परिसीमन आयोग 1982 में, दूसरा 63 में, तीसरा 73 में, चौथा 2002 में। भारत का अंतिम परिसीमन आयोग, अभी तक अंतिम परिसीमन आयोग 2002 में आया था, और अब जो अगला आएगा वो अगली वर्ष आएगा 2026 में। ये 2026 में क्यों आएगा, इसको भी अभी समझा देते हैं। अब समझिए कुछ चीजें। परिसीमन आयोग जो 2002 में आया था, इसके लिए कौन सी जनगणना को आधार बनाया गया? 1971 की जनगणना। कौन सी जनगणना को आधार बनाया गया? 1971 की जनगणना को। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सीटों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। कौन से राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी तथा कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें दी जाएंगी, चाहे वो सीटें लोकसभा की हो चाहे वो सीटें विधानसभा की हो, ये सारा बंटवारा किसके द्वारा होता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। क्लियर है? अगली बात, प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था और पहली लोकसभा ने काम करना कब से शुरू किया था? ये डेटें याद रखना, क्योंकि इन्हीं डेटों को पूछ लेता है, खास करके रेलवे वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, अगला, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? 552 है ना। जो 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कितनी कर दी गई? मूल संविधान में कितनी? 500। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कितनी कर दी गई? जिससे 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया? इसीलिए अगला परिसीमन आयोग कब आएगा? क्लियर है? एक लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा लॉजिक, क्योंकि ऐसी मानना है कि 2026 तक भारत की जनसंख्या निश्चित हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा ना है तो कम से कम एक बेस तो बना ही लेंगे सब लोग कि हम दो हमारे दो। हालांकि आज भी उन नैरो माइंडिंग लोगों की संख्या कम नहीं है जो ये मानते हैं कि 5-7 तो पैदा करे, पच्छ भारी रहे तो है, लट्ठ भारी रहे तो है ना। ये लट्ठ भारी रखने के चक्कर में न तो उनकी शिक्षा हो पाती है, न उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो पाती है, और उनका लट्ठ भारी करने के चक्कर में पूरा जीवन या तो का दारू के ठेका पे गुजर जाता हो, और दारू के ठेका पे जाने के बाद में कुत्ता कहीं अपना आराम से मूत्र विसर्जन कर रहा होता है और वो सब उन्हीं के ऊपर छिड़काव हो रहा होता है उसका। हो सकता है वो उनके लिए गंगा जल रहा होगा जिसकी वजह से वो शुद्ध होते होंगे। ये लठ भारी करने के ही कारण है। मतलब आप एक बात लॉजिक सोचिए, आप छोटा सा, किसी व्यक्ति के पास आज से 50 वर्ष पहले जमीन रही हो 20 बीघा, कितनी? आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियां हो रही हैं लगातार, हमारे पास कोई लड़का नहीं है इसलिए हमने जनसंख्या ज्यादा पैदा कर ली, सुना होगा। लेकिन मैंने ऐसे भी केस देखे
कि किसी व्यक्ति के पास लगातार लड़के हो रहे थे, इसलिए वो लगातार औलादें पैदा करता चला गया, क्योंकि उसके पास कोई लड़की नहीं थी। और उसने ऐसी औलादें 7 लड़कों को जन्म दिया। एक लड़की तब जाकर के पैदा हुई, बड़ा खुशी का माहौल रहा होगा। लेकिन इस खुशी के माहौल को जरा यहां डिवाइड करना बेटा, और ये कंडीशन 7 को 20 जगह, 7 या 21, 3 भी अभी नहीं आया किसी के पास, और ये कंडीशन हो आज से 40 साल पहले की, और अब कहें कि शादी नहीं हुई बच्चों की, और अब कहें कि रोटी ना मिल रही, और फिर ऊपर से कहें कि अरे जमीन इतनी ना बची कि घर बना लें, हमारी तो हालत ज्यादा खराब हुई। अरे निकम्यो ना, दोस्त तुम आओ ना, तुम्हारे अब्बा को है जो सत्यानाश कर को सब है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको लॉजिकली समझनी पड़ेंगी। अगर इस देश की बुरी स्थिति होने से बचाना है तो हमें आज जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो करना पड़ेगा, और वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है जनसंख्या नियंत्रण। इन लोगों के बहकावे में मत आओ, ये धर्मतंत्र के नाम पर सब बर्बाद कर देंगे। जनसंख्या नियंत्रण आज की सबसे पहली मांग है, सबसे पहली मांग। नेक्स्ट, लेकिन करें क्या, बातें तो वही निकल करके आती है ना कि मेरे 12 के लिए रो रिया, उसके तो 17 आए। दिक्कत होती है, दुख की बात है, ये तो बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, अभी तक सिर्फ एक बात, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1976 तक था, उसे बढ़ा करके 1977 कर दिया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, 2024 में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं वो कौन सी लोकसभा के हुए हैं? 18वीं लोकसभा के संपन्न हुए हैं। मूल संविधान में 7,50,000 की जनगणना पर एक प्रतिनिधि आता था, जिस शर्त को दूसरे संविधान संशोधन 1952 के द्वारा हटा दिया गया था, है ना। क्योंकि ऐसे काउंटिंग कर करके तो पता चलेगा कि काऊ गांव में संख्या 4 बढ़ गई, मुझे एक आदमी तोड़ दो, यानी कि एक गांव में तो विधानसभा की 3-4 जगह सीट बट रही है लग रहा, तो गड़बड़ हो जाता। इसलिए वो जनसंख्या की फिक्स काउंटिंग को हटा करके एक जनसंख्या का क्या कर दिया गया, एरिया निश्चित कर दिया गया। ठीक है, कौन से के द्वारा? दूसरे संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और दूसरा 1900। क्लियर है। नेक्स्ट, 2025 की बात करें तो चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों की संख्या 2025 में 2854 है। वर्तमान में हमारे पास केवल 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग इसी तरीके की गणनाएं करता रहा तो इन 6 का बच पाना भी बड़ी मुश्किल है। एक लेटेस्ट न्यूज सुनने को मिल रही है और बड़ी खतरनाक है। अगर सच है तो आप समझ लीजिए कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। बात है बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में टोटल वोटरों की संख्या चुनाव आयोग ने बताई 7,42,00,000। कितनी? बिहार के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद वोट बताए गए 7,45,00,000। जिस स्टेट में 7,42,00,000 वोट हों, उस स्टेट में 7,45,00,000 वोट डल जाएं, यानी कि ये तो भाई साहब वोट डालने का 102%, 103% डाटा है। जबकि आज तक की डेट में कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं, किसी भी देश में वोटिंग का सिस्टम कभी 75% से ऊपर नहीं गया है।
और भारत जैसे देश, और भारत में भी बिहार राज्य, यहाँ तो 50% वोट डच जाए बहुत बड़ी बात है। 60% उड़ जाए तो मान लो कि सब खेल है वो। और चुनाव आयोग अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये 3 लोग वोट वो बढ़ गए हैं जिन्होंने वोट डालने से 10 दिन पहले अपना पंजीकरण करा लिया था। मैं इस बात को भी मान लूं कि उन लोगों ने 10 दिन पहले पंजीकरण करा लिया था, तो भैया का सबके सब वोट देंगे 100% वोटिंग, मतलब ये को बचो ही ना। ऐसा भी हो सकता है इस वोटिंग में अगर 10 दिन पहले वाले लोगों ने पंजीकरण कराया है तो 10 दिन पहले तक कुछ लोग मरे भी तो होंगे। जिस दिन तक वोटिंग हुई है उस दिन तक कुछ मरे भी तो होंगे। कब कब्रते उठ उठ के आगे वोट देंगे कि लो जी जे लो है? और अगर ऐसा वाकई में है तो इससे बुरी स्थिति इस देश के लिए नहीं हो सकती है। मतलब आदमी फिर भरोसा किस पर करेगा? अगर ऐसा है तो किस पर भरोसा जताएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग ऐसी भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं उनके खिलाफ दंडवत प्रक्रिया अपनाई जाए। और अगर आप उनके खिलाफ दंडवत प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हैं इसका मतलब है कि उनके पास साक्ष्य हैं और फिर ऐसा ही है। खैर, तो 2025 के डाटा अनुसार भारत में पंजीकृत दलों की संख्या 2854, जिसमें राष्ट्रीय दल बचे हैं केवल 6, 67 क्षेत्रीय दल बचे हैं और 2781 गैर मान्यता प्राप्त दल बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय दल की क्या शर्तें होंगी और क्षेत्रीय दल की क्या शर्तें होंगी। तो राष्ट्रीय दल की शर्त यह होगी, जिस किसी भी लोकसभा सीट से आप लड़ रहे हैं उन सभी सीटों से मिलाकर के लोकसभा के जितने भी वोट पड़े उनमें से 6% मत आपको मिल जाए तो आप राष्ट्रीय दल बन जाएंगे। 4 राज्यों में आप 4-4 सीटें जीत लें तो भी आप राष्ट्रीय दल बन जाएंगे। 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% अगर आप प्राप्त कर लें तो भी आप राष्ट्रीय दल बनने की कगार पर हैं। या कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा आपको प्राप्त हो जाए तब भी आप राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। ये शर्तें हैं, केवल शर्तें हैं 2, एक इस मानक को पूरा कीजिए और दूसरा इनमें से किसी भी एक मानक को पूरा कीजिए। ठीक है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। एक आम आदमी पार्टी, दूसरा बहुजन समाज पार्टी बसपा, तीसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, मार्क्सवादी बोलते हैं इसको, और चौथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी पांचवी, और छठा कौन हो गया? नेशनल पीपुल्स पार्टी। केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां भारत में अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, भारत में किसी भी दल को क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या शर्तें हैं? तो पहली शर्त यह है 6% मत मिले विधानसभा के और 2 विधानसभा सीटें जीत जाए, या एक शर्त है, ये दूसरी शर्त है, या 3 सीट या 3% सीट विधानसभा की जो भी अधिक हो वो जीत जाए, या लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 पर 1 सीट जीत जाए। अगर स्टेट बड़ी है जैसे यूपी जैसी स्टेट है तो वहां 25 की बजाय 30 सीटों पर 1 जीत जाए, यानी कि यूपी में 30 या 90, यानी कि 3 सीटें जीत जाए। ठीक है, वो वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की संख्या है 67। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, मान्यता प्राप्त दल के लिए एक प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त दल के लिए, यानी कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त दल से सीट मिली है
और आप अपना पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए केवल एक प्रस्तावक यानी कि कोई भी एक व्यक्ति आकर के कह दे कि ठीक है हम इनकी सपोर्ट में इनका पर्चा भरवा दो, तो भर जाएगा। लेकिन आप गैर मान्यता प्राप्त दल से हैं या आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए प्रस्तावकों की संख्या ज्यादा लगेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप वैसे ही मुंह उठा करके पहुंच गए हो कि लाओ साहब मेरे को पर्चा भर दो, और वो बात अलग है कि पूरी विधानसभा में तुम कोई जानते ना, तो ऐसे में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके लिए उनके लिए प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी लगेगी? 10। लोकसभा में कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग, जिस सीट से आप लड़ रहे हैं उस सीट के 1/6 भाग को भी अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जमानत राशि जब्त करा देते हैं। लोगों को दुख इस जमानत राशि का नहीं होता है, लोगों को दुख इस बात का होता है कि अगर आपकी एक बार जमानत राशि जब्त हो गई तो इसके बाद अगला चुनाव आप कभी भी उससे बड़ा नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं, कितनी है? 80। दूसरे नंबर पर लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास हैं, कितनी है? 48। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के पास है 42, और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बिहार के पास है 40। नए का जिन जोड़ लियो भैया, 42 और 48 90, 90 और 80 के है गए 170, और 40 के है गए 200, और भैया जीते हुए का क्या चाहिए? मतलब का है सवरी स्टेटन की जरूरत ही ना है, जो 4 स्टेट कवर कर लो बात खत्म। तुम हैगे निर्णायक, समझ गए कि नहीं? और अगर एक और तुमन जोड़ लो, तमिलनाडु 39, और अगलो जोड़ दो MP 29, अब तो तुम्हें काउ की जरूरत ही ना। कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, और तेलंगाना में 17, और आंध्र प्रदेश में 25। पहले 42 सीटें पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश दोनों के पास थी, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश बट गया है तब से आंध्र प्रदेश के पास रह गई है 25 और तेलंगाना के पास चले गई हैं। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास है, और कितनी है? 80। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यूपी पुलिस में भी पूछ चुका है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में एसटी के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें एसटी को सीटें ज्यादा दी गई हैं? तो एक झारखंड, एक उड़ीसा, एक MP, तीनों को 5-5 सीटें एससी को देनी पड़ती हैं, एसटी को। ठीक है। ऐसे राज्य जिनकी लोकसभा में SC ST का आरक्षण नहीं है, यानी कि SC और ST को कोई आरक्षण है ही नहीं, वहां SC ST है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, इनमें अधिकतर राज्य वे हैं जो 7 सिस्टर्स में। ठीक है ना। 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स मेघालय, 7 सिस्टर्स नागालैंड, 7 सिस्टर्स सिक्किम नहीं है, 3 तो उसी में से, सिक्किम तो ऊपर पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे राज्य जिनकी लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण नहीं है, लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण नहीं है, उपरोक्त सभी का मतलब ये सब प्लस बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इतनी डिटेल्स के सवाल यूपीपीसीएस या यूपीएससी पूछता है, कभी भी छोटे छोटे एग्जामों में इतनी डिटेल के सवाल नहीं आते। यूपीपीएससी कई बार UPSSC में यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है वीडियो वगैरह के एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आर्टिकल 85 क्या कह रहा है? लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ये क्वेश्चन हर टाइप के एग्जाम में आ चुका है, SSC GD तक पूछा जा चुका है। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच का कितना अंतर हो सकता है? लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का।
लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 माह का। और ऐसा वर्णन कहां है? अनुच्छेद, यानी कि कम से कम एक साल में कितने सत्र तो होंगे ही होंगे, 2 सत्र तो आपको बुलाने ही बुलाने पड़ेंगे। 2 सत्र तो कम से कम आपको बुलाने ही बुलाने पड़ेंगे। भारत में अगर सत्रों की बात की जाए तो भारत में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, ये वह सत्र है जिसके द्वारा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको काम करने के लिए पैसा मुहैया कराया जाता है, उसको हम बजट सत्र के नाम से जानते हैं। एक होता है मानसूनी सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से मई तक चलता है। सत्रों में सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? बजट सत्र है। और सबसे छोटा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र है। फरवरी से मई तक बजट सत्र, जुलाई से अगस्त तक मानसूनी सत्र और नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलता है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे हम बात करेंगे लोकसभा की बैठकों की। तो लोकसभा की बैठकों की बात यह है कि लोकसभा की बैठक को समाप्त करने के लिए स्थगन कर दिया जाता है। स्थगन का मतलब है रोक दिया गया है, स्टॉपेज लगा दिया गया है। सत्रावसान कर दिया जाता है, यानी कि सत्र समाप्त हो गया, बजट सत्र समाप्त, बैठकें खत्म अब से, समझ गए ना। और तीसरी बात विघटन कर दिया जाता है, यानी कि लोकसभा ही समाप्त। यानी कि लोकसभा की बैठकों को समाप्त करने के 3 आइडिया हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? स्थगन, सत्रावसान और विघटन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, जो स्थगन किया जाता है ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लेकिन अगर सत्रावसान करना है, यानी कि सत्र का एंड करना है या सत्र की शुरुआत करनी है, सत्र का एंड करना हो या सत्र की शुरुआत, दोनों ही काम राष्ट्रपति करता है। तथा लोकसभा का विघटन भी कौन करता है और लोकसभा को शपथ भी कौन दिलाता है? क्लियर है ना। यानी कि सत्रावसान करना लोकसभा का, या सत्र की शुरुआत करना, या विघटन करना, या लोकसभा को बनाना, ये सारे कार्य किसके हैं? राष्ट्रपति। और सत्र को बुलाता भी कौन है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सारे पॉइंट कवर हैं? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से अब क्लास है आगे लेकर के जाएंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अब हम इस समय बजट में एंट्री मारेंगे, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। आज यहीं छोड़ो इसको।